हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय एजी 510 फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन का 4 से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में रूमेन का कार्य बताइए। पाचन तंत्र में रूमेन का क्या कार्य है उसको बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पाचन तंत्र में रुमेन एक महत्वपूर्ण अंग है। पाचन तंत्र में जो रुमेन होता है एक महत्वपूर्ण अंग होता है, जो पशुओं और मनुष्यों के साथ साथ मनुष्यों के पाचन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह पाचन प्रक्रिया में एक प्रमुख घटक के रूप में कार्य करता है। रुमेन जो होता है पाचन प्रक्रिया में एक प्रमुख घटक के रूप में भी कार्य करता है। रुमेन पाचन तंत्र का पहला भाग होता है और यह ग्रहण किए गए खाद्य पदार्थों को ठीक से किण्वित और संसाधित करने का कार्य करता है, ठीक है। तो इतना जानकारी मैंने आप लोग बताया रुमेन के बारे में कि रुमेन जो होता है यह पाचन तंत्र में एक महत्वपूर्ण अंग होता है और यह पशुओं और मनुष्यों के पाचन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पाचन प्रक्रिया में एक प्रमुख घटक के रूप में कार्य करता है। रुमेन जो होता है पाचन तंत्र का पहला भाग होता है और यह ग्रहण किए गए खाद्य पदार्थों को ठीक से किण्वित करने और संसाधित करने का कार्य करता है। आगे देखेंगे रुमेन का कार्य क्या देखेंगे, रुमेन का कार्य क्या क्या है। तो रुमेन के बारे में मैंने थोड़ी जो जानकारी बताई उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोग को बताया कि जो रुमेन होता है यह पाचन तंत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। यह पशुओं और मनुष्यों में पाचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पाचन में एक प्रमुख घटक के रूप में कार्य करता है। रुमेन पाचन तंत्र का पहला भाग होता है। यह ग्रहण किए खाद्य पदार्थों को ठीक से किण्वित और संसाधित करने की काम करता है। तो रुमेन का कार्य में पहला पॉइंट है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब क्या होता है, किण्वन, ठीक है। क्या होता है फर्मेंटेशन मतलब किण्वन। तो रुमेन में फर्मेंटेशन होता है। रुमेन में क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है जिससे खाद्य सामग्री को आसानी से पचाया जा सकता है। इसमें बैक्टीरिया खाद्य सामग्री को ब्रेक डाउन करते हैं और उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो रुमेन जो होता है इसमें फर्मेंटेशन होता है जिससे खाद्य सामग्री को आसानी से पचाया जा सकता है। जिससे क्या होता है खाद्य सामग्री जो होती है उसको आसानी से पचाया जा सकता है। इसमें बैक्टीरिया खाद्य सामग्री को ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन मतलब तोड़ते हैं और उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो यह तो पहला पॉइंट फर्मेंटेशन का कार्य करता है कौन, रुमेन। दूसरा कार्य है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण का कार्य करता है, ठीक है। तो रुमेन जो होता है, रुमेन से अवशोषित होने वाले पोषक तत्वों को ब्लड में अवशोषित किया जाता है। रुमेन से जो अवशोषित होने वाले पोषक तत्व होते हैं उसको खून में अवशोषित किया जाता है, ब्लड में, ताकि शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंच सके। ब्लड के माध्यम से शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंचता है, ठीक है। अगला पॉइंट है डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या कार्य करता है, तो रुमेन में भोजन का पाचन होता है जिससे खाद्य सामग्री को उपयुक्त पोषक तत्वों में बदला जाता है। जिससे क्या किया जाता है, खाद्य सामग्री होती है उसको उपयुक्त पोषक तत्वों में बदला जाता है। अगला है गैस इलिमिनेशन। गैस इलिमिनेशन मतलब गैस निर्गमन। तो रुमेन में बैक्टीरिया द्वारा हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे गैसों को उत्पन्न किया जाता है जिन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो रुमेन जो होते हैं वह क्या काम करते हैं, गैस इलिमिनेशन का भी कार्य करते हैं। अगला है न्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन। यह न्यूट्रिएंट को तोड़ने का भी कार्य करते हैं, ठीक है। तो रुमेन में पोषण सामग्री को ब्रेक डाउन करके अपने उसमें मौजूद पोषण तत्वों को छोड़ता है जिससे शरीर को उचित पोषण मिलता है, ठीक है। तो इतना बात मैंने आप लोग बताया, इतना बात आप लोग को अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। तो देखिए फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। और देखिए मेरा एक उद्देश्य रहता है कि मैं जो भी पढ़ाऊँ आप लोग क्लास में याद होना चाहिए, ठीक है। तो पाचन तंत्र में रुमेन का कार्य क्या है, तो रुमेन जानते होंगे आप लोग क्या होता है। रुमेन जो होता है हमारे पाचन तंत्र में पाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जो मनुष्य के साथ साथ पशुओं में भी पाचन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रुमेन जो होता है यह पाचन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। और यह पाचन प्रक्रिया में एक प्रमुख घटक के रूप में कार्य करता है। रुमेन पाचन तंत्र का पहला भाग होता है, ठीक है। यह ग्रहण किए गए खाद्य श्रृंखला को ठीक से किण्वित करने और संसाधित करने का भी कार्य करता है। फिर मैंने बताया रुमेन का कार्य। रुमेन का कार्य मैंने बताया पहले फर्मेंटेशन। तो रुमेन में फर्मेंटेशन होता है जिससे खाद्य जो खाने वाली सामग्री होती है, खाद्य सामग्री होती है उसको आसानी से पचाया जा सकता है। इसमें बैक्टीरिया खाद्य सामग्री को ब्रेक डाउन करते हैं और उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। उससे क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला है अवशोषण, ऑब्जॉर्प्शन। तो रुमेन से अवशोषित होने वाले पोषक तत्वों को ब्लड में अवशोषित किया जाता है ताकि वे शरीर के अन्य हिस्सों में पहुंच सके और उनका उपयोग भी
हो सके, ठीक है। तो ये होता है अवशोषण। अगला है डाइजेशन। डाइजेशन मतलब क्या होता है, पाचन होता है, ठीक है। तो रूमेन में भोजन का पाचन होता है जिससे खाद्य सामग्री को उपयुक्त पोषक तत्वों में बदला जा सकता है। उसके बाद होता है गैस एलिमिनेशन, गैस का निर्गमन होता है। तो रूमेन में बैक्टीरिया द्वारा हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे गैसों को उत्पन्न किया जाता है, जिन्हें बाहर निकाला जाता है, जिन्हें क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है न्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन। तो रूमेन में पोषण सामग्री को ब्रेक डाउन करके उसमें मौजूद पोषक तत्वों को छोड़ा जाता है, जिससे शरीर को उचित पोषण मिलता है। तो यही था पहला क्वेश्चन, रूमेन का क्या कार्य है मनुष्य के पाचन में। मैंने आप लोग को अच्छे से समझा दिया। तो आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन है, 2-3 छोटा छोटा क्वेश्चन है। तो पहला है क्वेश्चन, सॉरी दूसरा क्वेश्चन है मोनोसेक्राइड क्या है, ठीक है। मोनोसेक्राइड तो वे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जल में अपघटित नहीं हो सकते, मोनोसेक्राइड कहलाते हैं, ठीक है। वह कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जल में अपघटित नहीं हो सकते, उन्हें हम मोनोसेक्राइड कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, वह कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जल में अपघटित नहीं हो सकता, उसे मोनोसेक्राइड कहा जाता है। जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, राइबोज हो गया, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र होता है CH2O और N, ठीक है। CH2ON इसका सामान्य सूत्र होता है किसका, मोनोसेक्राइड का। तो मोनोसेक्राइड क्या होता है, वह कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जल में अपघटित नहीं हो सकता, उसे मोनोसेक्राइड कहते हैं। एग्जाम्पल में बताया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज आदि। अगला है तीसरा क्वेश्चन लैक्टोज। लैक्टोज क्या होता है, तो देखिए लैक्टोज जो होता है यह दूध में पाया जाता है मुख्य रूप से। तो लैक्टोज एक डाइसेक्राइड होता है। लैक्टोज क्या होता है, एक डाइसेक्राइड होता है। जैसे कि मैंने आप लोग को ऊपर बताया मोनोसेक्राइड, तो लैक्टोज होता है डाइसेक्राइड होता है, जिसमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज की इकाई होती है, जिसमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज पाया जाता है। लैक्टोज जो होता है दूध में मुख्य रूप दूध में मौजूद एक शर्करा होता है। लैक्टोज दूध में मौजूद एक शर्करा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आयोडीन नंबर। आयोडीन नंबर क्या होता है, तो आयोडीन नंबर वह मात्रा है जो बताती है कि एक दी गई मात्रा के तेल या वसा में कितना आयोडीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। आयोडीन नंबर वह मात्रा होती है जो बताती है कि एक दी गई मात्रा के तेल या वसा में कितना आयोडीन जुड़ा हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण रासायनिक पैरामीटर होता है, ठीक है। आयोडीन नंबर एक महत्वपूर्ण रासायनिक पैरामीटर होता है जिससे यह पता चलता है कि असंतृप्त यौगिकों की मात्रा कितनी है, ठीक है। जिससे क्या पता चलता है कि असंतृप्त यौगिकों की मात्रा कितनी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रिकेट्स। रिकेट्स जानते होंगे आप लोग क्या होता है, एक डिजीज है, ठीक है। क्या एक रोग है जो विटामिन डी की कमी से होता है। तो इसे सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। रिकेट्स रोग जो होता है इसे सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह विटामिन डी की कमी, कैल्शियम और फास्फोरस को ग्रहण करने की क्षमता को घटाती है। यह जो होता है, यह विटामिन डी की कमी कैल्शियम और फास्फोरस को ग्रहण करने की क्षमता को घटाती है। हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस के उचित स्तर को बनाए रखने में मुश्किल होने से रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। जब हड्डियों में उचित कैल्शियम और फास्फोरस का स्तर नहीं बन पाता, उस समय क्या होता है, उस समय रिकेट्स हो जाता है। बच्चों में हड्डियों का नर्म और कमजोर होना जो आमतौर पर अपर्याप्त विटामिन डी के कारण होता है। तो दोस्तों यही था रिकेट्स डिजीज जो कि मैंने आप लोगों को बताया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कार्बोहाइड्रेट क्या है। देखिए मैं छोटा छोटा क्वेश्चन बताऊंगा, सामान्य क्वेश्चन आप लोग बताऊंगा जो कि बार बार एग्जाम पूछता है, ठीक है। क्या पूछता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। हमारे साथ बोलिए आप लोग, कार्बोहाइड्रेट केवल कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। किसके यौगिक होते हैं, CHO के यौगिक होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। इसमें सामान्य सूत्र, ठीक है, इनका जो कार्बोहाइड्रेट होता है इनका सामान्य सूत्र होता है CX, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है फॉर्म में लिखने में, मैं जैसा आप लोग पहले बता चुका हूँ, CX ब्रैकेट बंद H2O और Y। कार्बोहाइड्रेट का समान सूत्र होता है CXH2OY, ठीक है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो अनुपात पानी में होता है, पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितना अनुपात होता है, 2:1। पानी में
याद रखिएगा हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात पानी में कितना होता है, 2:1 होता है। मतलब यदि मान लीजिए 2 किलो हाइड्रोजन पाया जा रहा है तो 1 किलो पानी जल पाया जाएगा, 1 लीटर जल पाया जाएगा। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, इनको मापा नहीं आता है किलो में, याद रखिएगा। तो कार्बोहाइड्रेट केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। इनका सामान्य सूत्र होता है CH2O Y। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो अनुपात पानी में पाया जाता है वही मात्रा कार्बोहाइड्रेट में भी पाया जाता है। यही कारण होता है कि इनको कार्बोहाइड्रेट या कार्बन के हाइड्रेट भी कहते हैं। यही कारण होता है इनको कार्बन के हाइड्रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को? कार्बन के हाइड्रेट, कार्बन के हाइड्रेट, इनको कार्बन के हाइड्रेट भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछता है WHO का पूरा नाम बताइए। ठीक है, WHO का पूरा नाम पूछता है, तो आप लोग सभी लोग को जानना जरूरी है कि WHO का पूरा नाम क्या होता है। तो WHO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए WHO का पूरा नाम होता है, क्या नाम होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, एक और पूछता है FAO। तो FAO का पूरा नाम क्या पूछता है? तो इसका नाम होता है फूड, क्या नाम होता है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है FAO का पूरा नाम होता है। देखिए ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोग फुल फॉर्म वाला, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठीक है, और आप लोग मैंने पहले बता दिया है कि जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन पूछता था, अब वो 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वह 3 नंबर का हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोषक तत्वों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण कीजिए। पोषक तत्वों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण। ठीक है, तो पोषक तत्वों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण करेंगे। इसमें पहला आएगा आप लोगों का कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ। कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ, कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ। ठीक है, तो इसके अंतर्गत शर्करा युक्त भोजन आते हैं, जैसे गुड़ आता है, चीनी, शहद, मिठाई, जय, मुरब्बा। अनाज में चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, राई। सब्जी में आलू, शकरकंद, अरबी आते हैं। ठीक है, जो कार्बोज युक्त भोजन होते हैं, याद से ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों को ऐसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लिखने में देखिए टाइम बहुत अधिक हो जाएगा और हो सकता है कि अब आप लोगों को पीपीटी से पढ़ा जाए। ठीक है, तो देखिए कार्बोज युक्त जो भोज्य पदार्थ होता है इसके अंतर्गत शर्करा युक्त भोजन आते हैं, जैसे गुड़ आता है, चीनी, शहद, मिठाई, जैम, मुरब्बा। अनाज में से आता है चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, राई। और सब्जी में आलू, शकरकंद, अरबी आता है। दूसरा वसा युक्त, वसा युक्त, वसा युक्त में कौन कौन सा आता है? तो इसके अंतर्गत वनस्पति तेल, सूखे मेवे, मक्खन, घी, पनीर और मांस आते हैं। इसके बाद तीसरा प्रोटीन युक्त, प्रोटीन युक्त। तो प्रोटीन युक्त में कौन कौन आता है? तो प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ में दाल, दूध, दूध से बना कोई भी दूध पदार्थ। ठीक है, अंडा, मछली, मांस, गाजर, सोयाबीन आता है। प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ में कौन कौन सा आता है? दूध, दूध के साथ दूध के बने हुए प्रोडक्ट जो भी हैं, अंडा, मछली, मांस, आलू, गाजर, सोयाबीन आदि आते हैं। उसके बाद अगला है खनिज लवण युक्त भोज्य पदार्थ। खनिज लवण युक्त, खनिज लवण युक्त भोज्य पदार्थ, तो इसके अंतर्गत दूध तथा दूध से बने पदार्थ आते हैं, सब्जियां आती हैं, फल, आंवला, सूखा मेवा, अंडा, मछली और मांस आता है। ठीक है, तो यह था पोषक तत्व के आधार पर भोजन का वर्गीकरण। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोग को बताया कार्बोज युक्त, वसा युक्त, प्रोटीन युक्त, खनिज लवण युक्त, विटामिन युक्त। तो उम्मीद करते हैं जो भी मैंने बताया आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोगों को कहीं से किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।